नाउ रिसेंटली जापान को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यानी लगभग 80 सालों में पहली बार अब जापान अपने पैसिव मिलिट्री पॉलिसी को पूरी तरह बदल के एक्टिव बना रहा है। जापान दशकों तक मिलिट्री मैटर्स में बिल्कुल शांत रहता था, पर अब भारी मात्रा में मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है, अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है और सीधे तौर पर चाइना को एक बड़ा सिग्नल भेज रहा है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जापान को अपनी 80 साल पुरानी पॉलिसी बदलनी पड़ी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा मैप पे देखना पड़ेगा। मैप पर अगर आप देखोगे तो ये जो ताइवान है वो जापान के योनागुनी आइसलैंड से सिर्फ अप्रॉक्स 110 किलोमीटर दूर है। मतलब कि अगर ताइवान स्टेट में कभी भी टेंशन बढ़ती है तो उसका असर ताइवान तक तो छोड़ ही दो, जापान तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। अब समझिए ताइवान दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही बनाता है। चाहे आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर मॉडर्न फाइटर जेट्स हो, सब कहीं ना कहीं ताइवान की इसी चिप इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चलाता है। इसी वजह से ताइवान स्टेट दुनिया के सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट में से एक बन चुका है। वैसे जापान की टेंशन सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं है। ईस्ट चाइना सी में जो सेकाकू आइसलैंड है, इसको लेकर भी चाइना और जापान के बीच में बहुत पुराना डिस्प्यूट चला आ रहा है। दोनों तरफ से कोस्ट गार्ड शिप्स और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। इन सब के चलते जापान ने क्या किया, इन्होंने अपना डिफेंस मैसिव स्केल पे बढ़ाना शुरू कर दिया। नई मिसाइल्स डिप्लॉय हो रही हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड किया जा रहा है और अमेरिका के साथ इनका सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और गहरा होता जा रहा है। मगर ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका मिलकर क्वाड फ्रेमवर्क में भी काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। ऑफिशियली तो ये कहा जाता है कि इनका फोकस फ्री ट्रेड, ओपन इंडो पैसिफिक है, लेकिन जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स हैं वो इसको साफ तौर पर चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। नाउ इंडिया के लिए भी ये डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक ट्रेड रूट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी डायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। अगर ताइवान स्टेट में कल को कोई बड़ा डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तक सब पर बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या जापान वार की तैयारी कर रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है इसका जवाब हाँ भी है और ना के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जापान तो वैसे तो पीसफुली बात करता है। जापान असल में वार चाहता नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसकी मिलिट्री वीकनेस को एक अपॉर्चुनिटी समझ ले, जैसे कि चाइना। यहाँ पे हो सकता है ऐसा कुछ। आज की जियोपॉलिटिक्स में कई देश एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको पीस मेंटेन करना है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी ही पड़ेगी। वो एक कहावत है ना, पावर ब्रिंग्स पीस। और इसी वजह से 80 साल तक पैसिव रहने वाला जापान आज इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन का एक सेंट्रल प्लेयर बनता जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये मिलिट्री बिल्डअप सिर्फ एक डिटरेंस तक सीमित रहेगा या एशिया में एक नए कोल्ड वार की शुरुआत होने वाली है। अब देखना ये होगा जापान का ये मूव सिर्फ एक डिटरेंस बनकर चाइना को रोकता है या फिर ये एशिया को एक नए खतरनाक कोल्ड वार की तरफ ढकेल देगा। अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को करते हैं पे एंड। बाय बाय।